हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो एफटीए हुआ है, वास्तव में जितना ये दिखाया जा रहा है क्या उतना ही है, या फिर वास्तव में ये टिप्स ऑफ आइसबर्ग है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में इसके पीछे आप जानते होंगे कि चाइना को घेरना भी हमारी एक रणनीति है, और ये तो देखिए स्वघोषित है कि चाइना प्लस वन की नीति पर भारत कार्य कर रहा है। भारत के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी चाइना प्लस वन का हम विकल्प रखेंगे, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर भी चाइना प्लस वन का हम स्कोप रखेंगे। अब देखिए बात आती है जब एक्सपोर्ट की, तो वहां पर तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका हो या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड हो या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और खासकर अफ्रीकन नेशंस, यहां पर ज्यादा है। लेकिन हम एक्सपोर्ट ज्यादा चाइना को करते नहीं है। लेकिन जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम रेयर अर्थ मटेरियल कहते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, तो वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत तमाम विश्व के लिए चाइना प्लस वन की रणनीति पर लेकर के कार्य कर रहा है। अब देखिए ये जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर हम पहले भी 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं। जब ये शायद दिसंबर 2025 में जब एमओयू साइन हुआ था, मैंने तब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था, देखिए भारत का ये जो समझौता है इसमें भारत की अपनी शर्तें हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए भारत के लिए दो ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही कंसर्निंग है। पहला है आपका फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा है डेयरी सेक्टर। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो डेयरी सेक्टर के अंदर उनका पनीर हो या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत डोमिनेंस है दुनिया के अंदर। और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो शुगर केन होता है, शुगर के लिए बहुत डोमिनेंस रखता है न्यूजीलैंड। अब ये दोनों सेक्टर भारत ने इस समझौते से बाहर रखे हुए हैं। अब देखिए जब ये एमओयू साइन हुआ था उस समय पर भी न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज्यादा इसको लेकर के हाय तौबा हुआ था कि देखिए भारत अपनी शर्तों पर यह कार्य कर रहा है और इसमें न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन उसके बाद भी आखिर न्यूजीलैंड की ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत के साथ में ये एफटीए उसने साइन किया है, और इस साइन करने के साथ ही भारत को कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट होने वाले हैं इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए ये समझौता होने में लगभग 16 साल का जो समय है वो हुआ है जब ये डील फाइनल हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके लिए न्यूजीलैंड इंतजार नहीं कर रहा था, न्यूजीलैंड बिल्कुल इसके लिए इंतजार कर रहा था। इसीलिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसे वंस इन अ जनरेशन एग्रीमेंट, इसको एक जनरेशन का एग्रीमेंट कहा कि पूरी जनरेशन में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड के अगर प्रधानमंत्री इस बात बोल रहे हैं तो उनके लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए अगर हम बात अपनी नई दिल्ली की करें, अपनी लीडरशिप की करें, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? देखिए इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया कि दो जो कंसर्निंग सेक्टर हैं वो इससे बाहर रख लिए हैं। साथ ही साथ भारत के जो योगा टीचर हों या भारत के जो हेल्थ प्रोफेशनल हों, उनके लिए भी इसके अंदर यहां पर अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड के लिए ये पूरी तरीका से क्या होगा कि भाई पूरी भारत जैसी बड़ी मार्केट 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस उनको मिल जाने वाला है। और भारत के लिए जो मैंने आपको बताया है कि चाइना प्लस वन की तो रणनीति हो जाएगी। और दूसरा ये एफटीए के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज ही जाने वाली हैं। इसका अगर हम जब डेप्थ में मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो ये एक तरीका से बहुत बड़ा आर्थिक ढांचा खड़ा करने वाला है भारत के लिए भी और साथ ही साथ में न्यूजीलैंड के लिए भी। अब देखिए आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति रही पहले भी, अपने जो डॉलर को वेपनाइजेशन करने की, अपनी मार्केट में भारत का जो लेदर हो या फिर जो हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज हो उनको लेकर के किस तरीका से कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, उसको देखते हुए भारत को अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और इसीलिए भारत ने ये जो एफटीए भारत का इसके साथ हुआ है न्यूजीलैंड के, ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। देखिए चर्चा तो 2010 से लगातार जारी थी, आप जानते होंगे, लेकिन उसके बाद में अब जाकर 2026 में ये कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं। देखिए अब समझौते की मुख्य उपलब्धियां देखिए, 100% ड्यूटी फ्री मिल जाएगा न्यूजीलैंड को, भारत का इतना बड़ा बाजार मिल जाएगा। साथ ही साथ में $20 बिलियन का जो भारी निवेश है आने वाले 15 वर्षों में ये न्यूजीलैंड की साइड से भारत के अंदर होने वाला है। अब बुनियादी ढांचे में ये होगा, अच्छा ये समझ लेना कि 15 बिलियन है, क्या होगा? देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर होगा और भारत का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर। अच्छा ये जो निवेश होता है, आप जानते होंगे कि लगभग
35-40 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। और क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न करने वाला है, तो इसके लिए भी हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अब देखिए, बात अगर हम करते हैं जोखिम और चैलेंजेस की, जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको हमने एक तरीका से रिजर्व रखा है या उसके लिए हमने दरवाजे नहीं खोले हैं, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बता दिया वहां पर डोमिनेंस है न्यूजीलैंड का। अब बात आता है ट्रेड डेफिसिट का। देखिए, आने वाले समय में हम धीरे धीरे व्यापार बढ़ाएंगे और इससे भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा और पूरी दुनिया के साथ कम होगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, लेबर मोबिलिटी और वीजा लाभ, ये मैं आपको बता रहा था कि भारत से जो कामगार हैं इसका 15,000 जो वीजा है और 10,000 वर्किंग हॉलीडे वीजा ये भारत को मिलने वाले हैं प्रति वर्ष। सोचिए, प्रति वर्ष 5,000 और 10,000 वर्किंग वीजा, और 5,000 तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रोफेशनल्स के लिए हैं। अब अगर हमें एक बार और इसे देखेंगे, क्रियान्वयन और गैर टैरिफ बाधाएं, रूल्स ऑफ ओरिजिन। और देखिए, भारत का एक सबसे बड़ा ये है, रूल्स ऑफ ओरिजिन पर हम ध्यान देते हैं क्योंकि चाइना जैसे जो बड़े बाजार हैं वो हो सकता है कि रूट को राउंड करके भारत के अंदर वही अपना सामान अगर उन्हें पहुंचाना है तो ये खेल कर सकते हैं। तो भारत ने इसका अच्छा तोड़ निकाला है, रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखिए, अगर किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि चाइना के प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे, वहां पर उसको असेंबल करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर और भारत के अंदर डंप कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू होता है। इसीलिए भारत ने यह अच्छा नियम निकाला है जिससे चाइना जैसे जो देश हैं उनको कंटेन किया जा सके। अब देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार की क्षमता, कुल व्यापार का जो मूल्य है लगभग 2.4 बिलियन है और आने वाले भविष्य यानी कि 5 साल के अंदर अंदर इसको 5 बिलियन तक ले जाने की दोनों की अपनी शर्तें हैं। अब देखिए, भारतीय माल पर शुल्क पहले क्या था, अधिक था, लेकिन अब जीरो हो जाएगा। भारत के लिए भी एक मार्केट तो मिल ही जाएगी। न्यूजीलैंड का निवेश देखिए यहां पर बहुत कम था। अब जैसे मैंने बताया कि 15 वर्षों में $20 बिलियन का जो निवेश है वो भारत के ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए थोड़ा सा और इसे विस्तार से देखते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा इसे कवर किया गया है। वंस इन अ जनरेशन एग्रीमेंट ये कहा है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट बताती है कि अब भारत के 100% निर्यात आयात शुल्क जो है वो जीरो हो जाएगा। 100% टैक्सेस हमको अब न्यूजीलैंड की मार्केट में मिलने वाली है। मार्केट ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के जो शेयर बाजार हैं वहां पर व्यापारिक सूचकांक में तत्कालिक जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। तो इसका मतलब यही है कि देखिए, दोनों के लिए ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों की विन विन सिचुएशन इसमें होने वाली है। अब वही जो मैंने आपको बताया कि आयात शुल्क कम हो जाएंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स हट जाएंगे, डिजिटल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ये बड़ा है। और श्रम गतिशीलता होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वहां पर जहां पर भी डॉलर अथाह रूप से पहुंचा, उसने सबसे बड़ा जो कार्य किया है वहां का टीएफआर बिल्कुल नीचे डाल दिया है। और देखिए, टीएफआर अगर नीचे जाएगा तब आप समझिए कि कार्यशील जनसंख्या की कमी हो जाएगी। और आज सिर्फ यही नहीं, वो सारे कंट्री जो डॉलर के डोमिनेंस में जिए हैं, जिन्होंने बहुत फायदा उठाया है इस अथाह छपे हुए डॉलर का, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो और अमेरिका हो या फिर वेस्टर्न कंट्री हो, इनकी जो टीएफआर है वो नीचे गई है। और ये नीचे जाने से वर्कशील जो जनसंख्या है उसकी कमी आई है। और वर्कशील जनसंख्या की कमी सिर्फ ऐसे नहीं है कि वर्कशील जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन में जो एवरेज एज है, देखिए बहुत सारे कारण हैं कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है और जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज में। इसीलिए वो जो एज्ड ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनका अपना जो कंजप्शन होता है बहुत ज्यादा होता नहीं। एक अगर 20-22 साल के लड़के से तुलना करोगे, 35 साल के लड़के से तुलना करोगे, जो कि भारत की एवरेज 67% आबादी 35 साल की है, तो आप सोचिए कि उसका जो अपना कंजप्शन है और कंजप्शन हैबिट्स जो है वो बिल्कुल अलग होती हैं, जबकि आप जो 70-75 साल का व्यक्ति है उससे। और देखिए, एवरेज एज आप देखोगे इनमें तो 39-40 साल आती है निकल करके लेबर की। अब आप सोचिए कि ऑन एन एवरेज एज जब इतनी हो जाएगी तो लेबर मिलेगी कहां से। इसीलिए ये जो 10,000 वीजा जो कार्यशील वीजा दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं कि भारत पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि एक स्किल्ड पॉपुलेशन इनको वहां पर मिल जाने वाली है। आइए और देखते हैं 16 साल का ये इंतजार है और किस तरीका से 2010 में इसकी नेगोशिएशन शुरू हुई थी। 2015 के बीच, क्योंकि 14 में गवर्नमेंट आती है मोदी गवर्नमेंट, और उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाया। 2015 में इसके जो द्वार हैं वो खुलने शुरू होते हैं। 2023 के अंदर फिर नई शुरुआत और नई रणनीतियों में बदलाव। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना कि लगातार ये कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ा। देखिए, कुछ सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की भी सरकार ने, ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेक्टर खोल दिए थे, नहीं, क्योंकि वो भी सरकार जानती थी कि अगर हमने ये ओपन कर दिया तो वेस्ट के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उनका जो डेयरी प्रोडक्शन होता है वो अलग तरीका का होता है, उनकी जो काउज होती है, उनका जो मिल्क प्रोडक्ट वो करते हैं, मिल्क जो करते हैं वो बिल्कुल अलग तरीका से होता है। और
भारत के अंदर देखिए दूध को तो एक तरीका से हम मानते हैं कि भाई वो एक वेजिटेरियन है, जबकि अगर आप देखोगे कि जो अमेरिका से या फिर न्यूजीलैंड या वहां से जो मिल्क आएगा वो एक तरीका से नॉन वेजिटेरियन ही कंसीडर किया जाता है। इसीलिए भारत ने एक तो इसको भी और फिर अपने किसानों को भी ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान में जो मामला जैसा आप जानते हैं कि अब जो सप्लाई चेन है चाइना और अमेरिका जैसे जो पावर हैं उनकी वजह से ये जो ग्लोबल जो पावर शिफ्ट हो रही है लगातार, और आप देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी बाधित हुई है। इसीलिए अब ये जो सप्लाई चेन है उनको डाइवर्सिफाई करने का सिर्फ भारत ही प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के जितने भी कंट्री हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास में अमेरिका प्लस वन चाइना प्लस वन की नीति होनी चाहिए, चाहे तो अपने इंपोर्ट्स हो या फिर अपने एक्सपोर्ट्स हो। आइए और देखते हैं इसे। सबसे बड़ी बाधा डेयरी विवाद और उसका समाधान, जो मैंने आपको बताया। न्यूजीलैंड की मांग डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोला जाए, लेकिन वही है भारत की चिंता है कि 80 मिलियन से अधिक छोटे किसान अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है, इसलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते। भारत ने अपने संवेदनशील डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा है और न्यूजीलैंड ने केवल उन और मांस उत्पादों के लिए सीमित और चरणबद्ध फेज में इसको एक्सेस को स्वीकार किया है। अगर हम देखते हैं विनिमय सहयोग के लिए विनियामक सहयोग जो रेगुलेटरी कोऑपरेशन है, कस्टम प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा, आईटी और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिसमें सर्विसेज सेक्टर है, निवेश मैंने जैसे कि बताया 15 बिलियन डॉलर का जो निवेश है, 20 बिलियन डॉलर का निवेश 15 साल के अंदर किया जाएगा। और तीसरा है, चौथा जो आएगा वो लेबर मोबिलिटी है, क्योंकि आप जानते होंगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन वहां पर बहुत बढ़ी हुई है, इसीलिए इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी ना सिर्फ न्यूजीलैंड को बल्कि ऑस्ट्रेलिया हो या तमाम वेस्ट के जो कंट्री हैं आने वाले 10 से 15 साल के अंदर आप बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। और देखिए यहां पर 100% भारत का जो सामान है वो ड्यूटी फ्री अब आराम से आपको न्यूजीलैंड की मार्केट में मिल पाएगा। और क्योंकि मार्केट में अगर जीरो ड्यूटी फ्री जाएगा तो आप समझिए कि ये कॉम्पिटेबल हो जाएगा चाइना के सामान से, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी गुड्स जाएंगे वहां पर उनसे और भी ज्यादा कॉम्पिटेबल हो जाएगा, और इसकी जो मांग है वो बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो इसका जो एक्सपोर्ट वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ भारत के अंदर रोजगार बढ़ेंगे और इसका हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए सेवा क्षेत्र में भारत का दबदबा है, जैसे कि आईटी सेक्टर हो, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इनमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे से हमारा अपर हैंड है। अब अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन का जो मैंने आपको बताया, प्रति वर्ष 5,000 जो वर्किंग वीजा है और 10,000 के करीब जो है आपको हॉलिडे वीजा मिलने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर भारत के लाभ है, लेबर इंटेंसिव, टेक्सटाइल, लेदर, ये सब के लिए जो आप जानते होंगे कि यूएसए ने इन्हीं को लेकर के हमारे ऊपर 50% टैरिफ का गेम खेला था। उसके बाद आते हैं प्रीमियम कृषि सामान जैसे ताजे फल, मांस और प्रीमियम वाइन, इसी तरीका से हाई वैल्यू एंड जो इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल। देखिए इनके लिए तो अमेरिका का बाजार भी हमारे लिए जीरो ड्यूटी फ्री था ही, जब भी अमेरिका ने इन पर कोई भी तरीका का टैरिफ नहीं लगाया था। कारण यह है कि इनके अमेरिका को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है उच्च आय वाले भारतीयों का उपभोग। तो ये सब जो है आपको मिलकर के बताएगा कि किस प्रकार से ये भारत के लिए आवश्यक है, और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि न्यूजीलैंड के लिए भी। अब मैं जैसे कि आपको बताया आज अगर हम व्यापार देखें तो 2.4 बिलियन डॉलर का है, इसको आने वाले 5 साल के अंदर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाने का अनुमान है। अब देखिए अत्यधिक भौगोलिक दूरी और लॉजिस्टिक लागत अब तक सबसे बड़ी बाधा थे। एफटीए की कस्टम प्रतिक्रियाओं को अगर हटाया ही जाता है तो उससे ये जो एक्सेस है और दूरी, देखिए दूरी तो कम नहीं होगी, लेकिन अगर एक अट्रैक्शन जरूर बनेगा और हमारे जो सामान है उनको प्रेफरेंशियल दिया जाएगा तो उस मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। अब इंडो पैसिफिक रणनीति, वेस्टर्न ब्लॉक और पैसिफिक ट्रेड सिस्टम में भारी मजबूत पैठ भारत लगातार बना रहा है। चीन पर निर्भरता कम करना दोनों देशों का लक्ष्य वही है चाइना प्लस वन जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना ना सिर्फ भारत की बल्कि आज दुनिया के सभी देशों की एक मजबूरी बन चुकी है कि जिस तरीका से और आने वाले समय में आप ग्लोबल स्तर पर अगर आप देखोगे तो युद्ध होते हुए आप देखोगे, एक टर्बुलेंस पूरी दुनिया के अंदर आप देखने वाले हो, तो उसे देखते हुए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है हर देश के लिए कि वो अपनी चेन को डाइवर्सिफाई करे। अब देखिए 2019-20 में आरसीईपी से भारत ने अपने आप को पीछे खींचा था। कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जो रूल ऑफ ओरिजिन है वो वहां पर लागू हो नहीं रहा था, और अगर ये रूल ऑफ ओरिजिन लागू नहीं करोगे तो आप मुझे बताइए कि वहां से क्या होता। ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर से चाइना का जो सामान है वो असेंबल होकर के भारत के अंदर आता, इसीलिए भारत ने अच्छा। दूसरी बात यह है कि भारत ये नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई शर्त थोपे और हम उसको माने, बल्कि भारत ये कहता है कि देखिए आपको हमारी भी शर्तें माननी पड़ेंगी। अब हम ऐसा नहीं है
कि रूल को सिर्फ फॉलो करेंगे, बल्कि हम रूल क्रिएट भी करेंगे, वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और क्योंकि आरईसीपी के अंदर ये बात आई नहीं थी कि भाई हम भारत का नहीं मानेंगे, इसलिए भारत ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। अब वेस्टर्न मीडिया ने उसे लेकर के देखिए भारत डर गया, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना से डर जाता है। ठीक है भाई, ऐसा होगा, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को आगे रखा है। अब देखिए आक्रामक ग्लोबल इंटीग्रेशन है, जैसे मैंने आपको बताया यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अब न्यूजीलैंड, इनके साथ में भारत का लगातार एफटीए हो रहे हैं और ये भारत के लिए आप देखे होंगे कि पिछले 18 से 20 महीना में प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिक्र किया गया है कि 18 से 17 कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मिला लिए जाएं तो उनके साथ हमारे एफटीए हो चुके हैं। अब देखिए रिस्क असेसमेंट भी देखना पड़ेगा, व्यापार घाटा, घरेलू विरोध, घरेलू क्रियान्वयन भी किस तरीका से होगा, व्यापार घाटा, आयात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ने की संभावना है, घरेलू सीमित उदारीकरण के बावजूद स्थानीय किसान और डेयरी उत्पादों की चिंताएं हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन के सख्ती पालन से नॉन टैरिफ बैरियर्स को धरातल पर लाना एक चुनौती तो होने ही वाली है। क्रियान्वयन में थोड़ा सा जटिलता आएगी, क्योंकि आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि ये जो सामान है कहीं चाइना से तो नहीं आया, ये जो सामान है कहीं और देश का तो नहीं है कि जो एक मोहर लगा करके सिर्फ न्यूजीलैंड की और भारत के अंदर डंप किया जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो क्रियान्वयन है उसके अंदर जटिलता आएगी। हाँ, एक बैरियर होंगे, लेकिन ये आवश्यक है भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए। अब बात आती है न्यूजीलैंड जॉब्स तैयारी करेगा और देखिए भारत के लिए ये आवश्यक था। तो फ्रेंड्स बताइए कि ये जो किस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जो समझौता है, ये जो एफटीए है, ये भारत को और किस तरीका से बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय